विधवा बहू का फैसला। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही है? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो। सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था।
उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की, ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया। बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? I mean, इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है। शव यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने 2 छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दकियानुसी माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है, रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चले जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देखकर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए? दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी? मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ, वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं,
पति हैं आप मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है। कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है। एक महीने में जितनी बिक्री होती है, एक ही दिन में आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने। बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा, तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है। मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। रात भर मिठाई बनाऊंगा, तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा। चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूं। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा, चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था, और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है? शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ 5 लोग ही थे। 4 आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था। एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई, जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई, कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है? तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई। ये आवाज। मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको। विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है, उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है। हम 6 दोस्त थे, जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं, पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है। आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे, जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी
मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम पांचों उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप पांचों में मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बीमल से कहता है, अरे भाई, पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। बीमल सामने देखता है। उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है, उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ बीमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। बीमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर बीमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव बीमल की ही थी। पलक झपकते ही बीमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं। हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा। ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं? ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ। तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने।
श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा।